नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। कहा जाता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। दंतेवाड़ा उप पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार नेताम ने अपनी कड़ी मेहनत से वो सब पाया जिसका उन्होंने सपना कभी देखा था। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हर युवा वर्ग का एक सपना होता है कि वह CGPSC जैसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर देश के लिए कुछ करें। पर ऐसे प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए और पास करने के लिए बहुत सी कठिनाइयां एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय को लेकर दंतेवाड़ा उप पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार नेताम ने हर खबर संवाददाता से अपना अनुभव साझा किया। साथ ही बताया कि उन्होंने किस तरह से CGPSC का परीक्षा पास किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। साथ ही यह भी बताया कि युवा वर्ग को किस तरह से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। सफलता की कहानी के स्टोरी में आज हमारे साथ मौजूद हैं दंतेवाड़ा DSP आशीष कुमार नेताम, जो कि जिन्होंने जिस परिश्रम से आज इस मुकाम को हासिल किया है, उस चीज को साझा करने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस लाइन पर आने के लिए आखिर उन्होंने किस तरह की तैयारियां करी और किन किन चीजों का उन्होंने सामना किया। जी सर, नमस्ते सर। थैंक यू सुमन, अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं PSC 2018 में DSP के पद पे चयनित हुआ हूँ और इस फील्ड पे आने की पीछे की जो प्रेरणा है वो मुझे मेरे परिवार से ही मिली। जैसे कि मेरे जीजा जी भी सब इंस्पेक्टर हैं और मेरे बड़े भैया भी हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर हैं। और मेरे जो सबसे मेन प्रेरणा स्रोत हैं मेरे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में आने के, वो श्री नरेंद्र दुग्गा जी हैं, जो IAS हैं। उन्होंने ही मुझे CGPSC के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे सलाह दी कि तू भी इस फील्ड में आ। और मेरा झुकाव पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति ज्यादा था, क्योंकि मैं जीजा जी और भैया को देखते ही आ रहा था। इस वजह से मैंने फिर DSP की राह को चुना। किन किन तरीके से आपने तैयारी करी? मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तैयारी करते समय ये आती थी कि मेरा मीडियम इंग्लिश था और जिस समय हम लोगों ने PSC क्वालिफाई किया था उस समय इंग्लिश मीडियम के लिए ज्यादा नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। जितनी भी कोचिंग वगैरह थी, संस्थाएं थी, वो सारे हिंदी मीडियम की क्लासेस दिया करते थे। और तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती थी कि बहुत सी चीजों को मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ता था, उसके बाद मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और मैंने मेंस के सारे पेपर इंग्लिश में ही दिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हिंदी में नोट्स को पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनका आंसर लिखना। और जैसे कि आप जब इस फील्ड में आए तो जाहिर सी बात है काफी उत्साहित हुए होंगे, काफी आपको खुशी महसूस हुई होगी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वर्दी के प्रति मेरा झुकाव तो हमेशा से रहा है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती मजाक में कहते रहता हूँ, मेरे बचपन की फोटो है जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मुझे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनाया हुआ था। तो मैं दोस्तों से ऐसे ही मजाक करते रहता हूँ कि मैं तो बचपन से ही पुलिस वाला बनना चाहता था। तो इसी वजह से और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए भी जो मेरा झुकाव था पुलिस के प्रति ज्यादा था। तो जाहिर सी बात है, जब मेरा चयन DSP के पद पे हुआ तो वो उत्सुकता इस लेवल की थी जिसको मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उत्सुकता को मैं आज भी जी रहा हूँ और जब तक मेरे लाइफ है, जब तक मैं पुलिस जॉब में हूँ, वो हमेशा मेरे साथ बना ही रहेगा। अभी जैसे कि हम देखते हैं अभी आने वाले समय में जो है बोर्ड्स के परीक्षा होने हैं, कॉलेजेस की परीक्षा होने हैं और आप एक खुद फाइटर रहे, आपने परीक्षा फाइट करके इस मुकाम को हासिल किया है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जो भी प्रतिभागी हैं, जैसे अभी 10th और 12th के एग्जाम्स है और समय पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी होते रहेंगे, तो मेरा बस उनसे एक ही ये कहना है कि वो कृपया सिलेबस को अच्छे से ध्यान पे रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें और जैसे समय मिल रहा है तो हमेशा वो रिवीजन करते रहे। जैसे मैं एक ट्रिक अपनाता था, 1, 2, 7 और 30। 1 का मतलब आज जो मैंने नई चीज पढ़ी है उसको 2 मतलब 24 घंटे से पहले एक बार रिवीजन करना है, फिर 7 दिन के भीतर एक बार रिवीजन करना है और एक बार 30 दिन के भीतर एक बार रिवीजन करना है। इससे चीजें हमें काफी लंबे समय तक याद रहती है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसी परीक्षा की एक बात आती है तो जो विद्यार्थी होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, है ना, अपना आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उनका एक डाउन हो जाता है। तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना है? ये जाहिर सी बात है, सब में होता है ये। इसे हम बेसिकली एग्जाम फीवर कहते हैं। जैसे एग्जाम पास आने लगता है तो हमें ऐसे लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है।
तो इन सब चीजों को घबराना नहीं है, इसको ओवरकम करना है अपने रिवीजन और अपने मेहनत पे, क्योंकि एट लास्ट जो काम आता है हमारा मेहनत ही काम आता है। और कहीं न कहीं हम एक समाज में, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर जो है नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा डिमांड पे चली जाती है और नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रहा है। इस पे किस प्रकार से बच्चे इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बनाएँ और अपना करियर पर फोकस करें, इनके बीच में क्या? बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जब हम एक एज पे आ जाते हैं तो हमारा लाइफ में विजन क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि सबको मैं यही कहूंगा कि अपना लाइफ पे पहले आप विजन क्लियर कर लो कि आपको। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्व अमले ने जमीन मालिकों को दोबारा अवैध निर्माण करने और प्लॉटिंग करने पर वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए और अवैध निर्माण करने को लेकर बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोटा क्षेत्र के रानी गांव में गुरुवार 22 फरवरी को अवैध निर्माण को गिरा दिया। जिस वक्त अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की जा रही थी, पूरे गांव में दहशत का माहौल था। और समाज के द्वारा पंचायत को सूचना दिया गया, लिखित में सूचना दिया गया कि हमारी ज़मीन को किरार धर्म के द्वारा बेजा कब्जा किया जा रहा है और गांव के और लोग दहिहान को रामायण साहू के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसमें पंचायत में प्रस्ताव पारित कर तहसीलदार को सूचित किया गया, तहसीलदार एवं थानेदार को। 2-3 माह के बाद वहाँ से बेदखली का आदेश मिला, जिसमें से पंचायत एवं ग्राम के वरिष्ठ जन, पंच, सरपंच और गौर समाज, महिला, पुरुष, बच्चे सभी उपस्थित थे, जिनके उपस्थिति में बेजा कब्जा में दखल किया गया। उसके लिए मैं अवैध निर्माण पर राजस्व विभाग की बुलडोजर चली। आपको बता दें, कोटा क्षेत्र के रानी गांव की तस्वीर है जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला गया और अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया, निर्माण को क्षतिग्रस्त किया गया। बुलडोजर चलने से गांव में दहशत का माहौल भी देखा गया है। कोटा क्षेत्र के रानी गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवार का पक्के मकान में रहने का सपना एक बार फिर तेजी से साकार होता दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही गरीबों के कच्चे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान में तब्दील किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार हर गरीब परिवार को घर मिल सके, इसको लेकर काम कर रहा है। इसको लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। शक्ति के परियोजना निदेशक बीपी भारद्वाज ने बताया कि तेजी से पीएम आवास योजना का कार्य किया जा रहा है। हमारी भी कोशिश है कि 15 मार्च तक 90% निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इस योजना से लोग काफी खुश हैं। मकान मिलने का खबर से उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव-गांव में शिविर लगाए गए थे, जहां पर ग्रामीणों ने इस योजना को काफी सराहा है और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 46,585 का हमको लक्ष्य मिला था आवास बनाने का। हमने लगभग 39,926 आवास 36,679 आवास कंप्लीट कर लिए हैं। 9,906 आवास अभी प्रगति पर है और इसको हमने 9,600 को 15 मार्च तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है और प्रयास करेंगे कि लगभग सभी आवास कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ अभी जनपद से जानकारी मिली है कि कुछ लोग पलायन किए हुए हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और वो आएंगे तो उनका भी आवास कंप्लीट हो जाएगा। यदि फिर भी हम हमारा इसमें 9,906 जो बचा है वो 90% तक कंप्लीट हो जाएगा 15 मार्च तक। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा विकसित भारत अभियान चला है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों का
बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी को। सभी ग्रामीणों ने, एक एक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनको कच्चे आवास से पक्के आवास में रहने का सुविधा मिल रही है, और उनको शीघ्र ही राशि जो पहले थोड़ा सा दिक्कत थी उनमें उनकी भुगतान की स्थिति भी क्लियर हुई है, और बहुत ही उत्साहपूर्वक अभी आवास निर्माण का काम सभी ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। और उनमें न केवल शासन प्रशासन को बल्कि बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त किया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय सभी ग्रामीणों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सक्ती की रहने वाली सरस्वती बाई ने बताया कि करीब 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही वो और उसका परिवार कच्चे मकान में रह रहा था। उसका पति रिक्शा चलाता है जिससे जैसे तैसे घर का खर्चा चल पाता है, इसलिए कभी वो पक्के मकान के बारे में सोचा तक नहीं था, मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके सपनों को पंख लगने जैसा बताया है। सरस्वती ने कहा कि सरकार ने उसके सपने पूरे कर दिए हैं। सरस्वती अपने पति और बच्चों के साथ पक्के मकान में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही है और इस सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रही है। अच्छा लगा थे, पहले हम एकदम नीचे रहे, पानी उनी गिरत रही से, पूरा घर में भर दाद रही, कच्चा मकान रही से। अब घर बने के बाद बहुत अच्छा लगते, एकदम अच्छा है, बढ़िया। पानी गिरत रहे थे, घर में बाहर निकला नहीं, अच्छा अंदर में रहता, बढ़िया। कितना साल हो गए? 9 साल। 9 साल हो गए। पहले कितना साल रहे कच्चे मकान में? अभी कच्चे मकान में आए में है, कच्चे मकान में अब 8 साल रहे हूँ, अब 1 साल बन गए थे, तो 1 साल यहाँ एक घर में रहे हूँ, 8 साल ले कच्चे मकान में रहे हूँ। तो लोग लड़का वगैरह कितना जने? 2 जने हैं। 2 जने, एक जो भांजी रहते और एक सास है और एक पापा, बस। सब भरपूर पर्याप्त बन गए मकान, सब आराम से? हाँ, आराम से रहते बन गए सब। धन्यवाद देव सरकार ला, जो बढ़िया इसने निकाल दी, जो कुछ भी दी सरकार है बढ़िया दी से, अपन तरफ जो कुछ लगा के हम बनाए हैं। तो नहीं बना, इसमें अब इतने बड़े मकान तो नहीं बना सकते, रिक्शा चलाते अगर पापा नहीं बना सकते हम, सरकार दी के नाम से इतने बड़े मकान बनी से मन के। सरकार ला धन्यवाद देते हैं जो बढ़िया निकाल दी से पैसा, जो कुछ भी देते। सरस्वती के पक्के मकान का सपना पूरा होने के बाद सक्ती के ही रहने वाले संजीत कसेर का भी पक्के मकान में रहने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। उसने बताया कि पिछले 40 साल से वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा है। पीएम आवास योजना से उसको भी पक्के मकान की सौगात मिली है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। संजीत ने गरीबों के लिए बनाई गई इस योजना के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद किया है। पीएम आवास योजना के आधार से हमन आगे बढ़े हन। कदवा पहले कच्चा मकान रहीस, ओकरे आधार से हमन आगे बढ़े हन, पक्का मकान बन जाए बोल के। और कच्चा मकान में पहले बहुत परेशानी होत रहीस, हर चीज बा। कितना साल रहते रहे कच्चा? ओ कच्चा मकान तो अब 40 साल हो गए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी लाभ मिला तो मकान बना? हाँ, लाभ मिला थे भरपूर लाभ, और ओकरे आधार से हमन आगे बढ़े हन, मकान बनवाए बा। कितना बन गया मकान के? भी मकान अभी तो डीपीसी लेवल में आए, और पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं पीएम ला बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और बहुत खुशी है मल्ला कि पक्का मकान बन जाए बोल के। सक्ती के जीव राखन देवांगन ने बताया कि मोदी सरकार की पीएम आवास योजना का उसे लाभ मिला है। वो और उसका परिवार काफी खुश है। बचपन से ही वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा था और बुनकरी का काम करता है, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई के बाद पक्के मकान का सपना पूरा हो सके। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना ने उसके वर्षों पुराने सपने को पूरा कर दिया है। जीव राखन और उसका परिवार उनके सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहा है। पीएम आवास के हमरा जो स्कीम जो हमरा घर बना मिली है, उसमें हमरा बहुत खुशी मिले है। पहले कच्चा मकान रहे तो बहुत तकलीफ रही है हमारा। कैसे दिक्कत हो रही है? काय बरसात आए ना, पानी वानी भरे तो बहुत दिक्कत है। ऊपर ले रोड के पानी घर अंदर आ जाए, ऊपर ले जो खबरा उबरा जो रहे छत ले, मतलब पानी सबके बहुत तकलीफ रही है हमारा। कितना साल ले रहते हो कच्चे मकान में? तो कच्चा मकान में तो बहुत दिन ले रहे, मतलब बचपन से वो कच्चा मकान में रहता है। तो आप मन के भी सपना हो तो ये कि हमारा भी पक्का मकान हुए, का काम करता था उतना हम नहीं हो जाते काम में? हमारा बुनकरी काम करता ना, तो हमारे पेट पाटले मतलब ना बचत नहीं रहे पैसा।
तो मतलब आमदनी कुछ नहीं रही समझ ना। बड़े दिन का सपना है। हाँ बहुत दिन के सपना थे, लेकिन बहुत मेहनत करे कोशिश करें न, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पीएम आवास जो आपके सपना पूरा करें। हाँ पीएम आवास के सपना हमारे पूरा करी थे। काल तो हम मोदी सरकार तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ओकर कारण से हमारे सफल हो गए हमारे सपना है। सक्ती की रहने वाली रेवती बाई ने बताया कि करीब 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी और तब से वो अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रही थी। बरसात में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, मगर पति की इतनी आमदनी नहीं थी कि पक्का मकान बन सके। मगर मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके परिवार का सालों पुराना सपना पूरा हो गया है, जिसके लिए वो और उसका परिवार मोदी सरकार को बार बार धन्यवाद दे रहा है। एकदम मतलब जमीन रही से कच्चा सीढ़ा है, एकदम कच्चा और ओकर ले बहुत अच्छा बन गया। अब बढ़िया खुश हन, बढ़िया से रहथन। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हन। कितना साल में रहे कच्चा मकान? हमन बहुत दिन ले रहे, जब से आए हो ओकर पहली के मन रहा है। मतलब 20-25 साल हो गया है, तब लेकर अच्छा अभी साल भर हो से मकान ल बने। और कभी प्रयास नहीं करें अपन खुद के मकान बन जाए, पक्का मकान? कभी कोशिश करें लेकिन नहीं हो पाई जाना ना, कुछ न कुछ दिक्कत आ जाए और उतना कमाई भी नहीं होत रही से। और लड़का भी पढ़ाई करे बड़ी से, ओकरो फीस वीस दे ना रहे और सब चीज़ के खर्चा की वजह से कुछ हो नहीं पात रही से। और सरकार के योजना निकली से तब इसका लाभ मिली से तब ठीक है, कही दो सब घर द्वार सब बन गए कही दो। और आपको धन्यवाद है मोदी सरकार के, जो हमन के सब दुख दूर हो गए, सब चीज के लाभ मिली से होकर। सक्ती जिले में पीएम आवास योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारियों को भी जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए, ताकि इस साल बरसात से पहले गरीब के कच्चे मकान पक्के हो जाएं और सरकार का जो सपना है कि हर गरीब के पास पक्का मकान हो, वो पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को विज्ञान प्रशिक्षण कक्षा कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से किया गया। जब हमारी टीम शासकीय विद्यालय पहुंची तो हालत बद से बदतर थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड से कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय केंदुल दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ को दी गई है। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के किरंदुल इकाई के प्रबंधक मती उर रहमान की मदद से विज्ञान की प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। इंटरनेशनल लिमिटेड से बिलोंग करते हैं, तो अभी ये जो थे मेरा यहाँ के प्रोजेक्ट इंचार्ज साहब थे मती उर रहमान सर, तो आप लोग से जो बातें बताए, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी आप लोग के जैसे ही बच्चे थे, हम लोग भी दूर दराज गांव से ही बिलोंग करते थे, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो आज आप लोग के सामने में दो शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ में ये जो है, ये इसको हम लोग CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका थ्रू हर कॉर्पोरेट कंपनी कुछ ना कुछ हर जगह में करते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो उस वीर से हम लोग भी यहाँ पे आप लोग का स्कूल का चयन करके एक छोटी सी आप लोग को उपहार देने का कोशिश किए हैं, जो मिनी साइंस लैब बोलते हैं हम लोग। इससे आप लोग को जो साइंस के स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट है उनको बहुत कुछ सीख मिलेगी। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग और ऊंचाई पे जाओ, यही मेरा शुभकामना है आप लोग के साथ। धन्यवाद। तो आज यहाँ पे आके वो दिन का याद आ गया और वो अच्छा लगा कि आप लोग भी एक स्ट्रीम का पार्ट है, जो देश को समाज को एक इनोवेशन देते हैं। इन साइंस स्ट्रीम एक ऐसा है जो पूरा सभ्यता को ही ऊपर लेके आता है। बाकी स्ट्रीम भी है जो
साइकोलॉजिकली चीज़ें को चेंज करते हैं। हम लोगों में कुछ बच्चे, मेरे साथ भी कुछ थे जो लोग दूसरे स्ट्रीम गए, हम यहाँ पे इसमें आए। लेकिन ये तरक्की, माइंड, दिमाग का बड़ापन, ये बहुत साइंस के बच्चे में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। तो आप लोगों से यही है, आप लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे भविष्य की, आप लोग एक भविष्य का एक आप लोग भविष्य प्रजन्म है इस देश का। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्पतरु आप लोगों का इस इनोवेशन में जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया है हम भारतीय बच्चों में वो आ गया है। बाकी आप लोगों से यही उम्मीद रहेगा, आप लोग इसका एंजॉय करिए और इससे लर्निंग करिए और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश। हम भी ऐसे ही गांव के बच्चे हैं, मैं भी ऐसे ही एक गांव से ही बिलोंग्स करके मतलब पढ़ के आपके जैसे ऐसे ही थोड़ा स्कूल थोड़ा सा अलग रहा है। गांव का स्कूल था आज से 20 साल पहले, फिर भी आज तो छतबत है, अच्छा डेकोरेटिव है। हमारे तो उससे भी नहीं था, 7 किलोमीटर साइकिल में जाना पड़ता था उस स्कूल पे। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोगों से मिलके। वहीं आज जब हमारी टीम विद्यालय का जायजा लेने पहुंची तो देखा कि विद्यालय में बच्चों की संख्या काफी है, लेकिन उनके बैठने के लिए कमरे काफी छोटे हैं और जगह की भी काफी कमी है। वहीं स्कूल में शौचालय तो बना है, लेकिन हालात बद से बदतर है। विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर किसी बाहरी का मकान भी है जो पंचायत के अंदर आता है, जिसको ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हटाने में नाकाम है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की हालत सुधरती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।